दोस्तों आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक लड़की होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति के घर पे पहुंच जाती है। और उसका जो पति होता है वो अच्छे पैसे कमाता, सरकारी टीचर होता है। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उसके बच्चे होने लगते हैं और धीरे धीरे 4 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी जो होती वही होता है। और उसके बाद में फिर एक समय वो आता, उसका पति बीमार हो जाता और ख़त्म हो जाता। जब ख़त्म हो जाता है तो उस महिला की उम्र, लगभग उस लड़की की उम्र 30 साल के आसपास हो जाती। अब उसकी जो जिस्मानी भूख होती है उसे सताने लगती है, क्योंकि पति उसका ख़त्म हो चुका था और महिला की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, मात्र 30 साल के आसपास थी। अब वो इधर उधर जब बाहर निकलने लगती है तो उसकी एक दूसरे व्यक्ति से आंख लड़ जाती है। और जब दूसरे व्यक्ति से आंख लड़ जाती है तब उससे वो संबंध स्थापित कर लेती है। और संबंध स्थापित करने के बाद में फिर अपने जिस्म की आग बुझाने लगती है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो वो भी उससे शादी कर लेती। लेकिन वो तो सिर्फ लालची था, उसको पता था कि इसका जो पति खत्म हो गया, जो कि टीचर था, उसकी पेंशन आती है, इसलिए उस व्यक्ति ने उससे शादी कर ली। अब उस लालची व्यक्ति ने उसके साथ शादी की और साथ में जो उसकी बड़ी बेटी थी उस पर भी गलत नज़र डालने लगा। बेशक उसकी सौतेली बेटी बन चुकी थी, लेकिन वो हैवानियत की वो सारी मंजिलें पार कर जाता है और उस बेटी को भी अपने ही रास्ते में अपनी तरह से ढाल लेता है। और दोस्तों उसके बाद में दोस्तों कुछ वो ऐसा करता व्यक्ति कि वो पूरे घर को बर्बाद कर देता, तहस नहस कर देता। और दोस्तों एक ऐसी जुर्म कर बैठता है जो कि खुद भी उसे जेल जाना पड़ता। तो जानेंगे दोस्तों आखिरकार ये कहानी कहाँ की है और वो व्यक्ति कौन था और वो महिला कौन थी। तो जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और दोस्तों मेरी वीडियो जो भी नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक भी कर दें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है, ये वीडियो बिहार से है और बिहार के अंतर्गत पटना लगता है और पटना के अंतर्गत आलमगंज लगता है। आलमगंज में ही एक परिवार रहता है, माता पिता होते, उनके बच्चे होते, बच्चों में एक उनकी बेटी होती है, जिस बेटी का नाम होता है खुशीदा। खुशीदा जब 18 साल के आसपास हो जाती है तो उनके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है और पास में ही वो लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आलमगंज के पास एक गांव पड़ता है, उसी में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम आसिफ होता है। आसिफ एक सरकारी टीचर था, वो स्कूल में पढ़ाता था, अच्छा कमाता था, देखने में भी अच्छा था। और इधर जो खुर्शीदा होती है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और दिखने में अच्छी होती है। अब उसके माता पिता उससे निकाह पक्का कर देते हैं और फिर कुछ समय बाद में खुर्शीदा का निकाह आसिफ के साथ में कर देते हैं। अब खुर्शीदा बेगम बन चुकी थी, वो आसिफ के साथ में रहने लगती है और आसिफ से उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता, क्योंकि उसका जो पति था एक तो पैसे कमाने में भी अच्छा था और दूसरी बात वो दिखने में भी अच्छा था। जो आसिफ होता है खुर्शीदा की हर वो दिल की बातें पूरी किया करता था, चाहे कुछ लाने को हो, चाहे कुछ खाने की चीज़, यानी कि जो भी कुछ वो मंगाया करते हर चीज़ लाया करते थे। और यहाँ तक कि उसके शरीर की भूख भी पूरी अच्छी तरीके से पूरी किया करता था। इसलिए खुशीदा बेगम जो थी वो अपने पति से बहुत ज़्यादा संतुष्ट थी। अब दोस्तों वक्त के साथ साथ समय बीतने लगता है, 1 साल गुजरते, 2 साल गुजरते, इस तरह गुजरने लगते हैं और खुशीदा बेगम का एक बेटी हो जाती है। उसके बाद में जब बेटी घर में आती है तो खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि किसी के घर पर बच्चा होता है तो खुशियाँ बढ़ जाती हैं, प्यार बढ़ जाता है। समय गुजरने लगता है और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। धीरे धीरे करके खुशीदा बेगम के बच्चे होते जा रहे थे और इधर खुशियां भी घर में बढ़ती जा रही थी। अब इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगता और लगभग शादी के 10 साल गुजर जाते हैं और खुशीदा बेगम के 4 बच्चे हो जाते हैं। सबसे बड़ी बेटी होती है और उसके बाद में 3 बेटे होते हैं, जो कि आसिफ होता है। अब
वो एक बार बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने के बाद में उसकी दवाई चलने लगती है। जब दवाई चलती है तो कभी वो ठीक हो जाता है, कभी फिर से बीमार हो जाता है। यही सब चलता रहता है समय के साथ साथ, और एक समय वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और एक समय वो आ जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही आसिफ की मृत्यु हो जाती है, जो खुशीदा बेगम होती है उसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि आखिरकार जो घर में देखने भालने वाला होता है वो पति ही होता है, और घर में कोई बड़ा बेटा होता नहीं, उसकी बेटी ही होती है। सारे बच्चे अभी छोटे होते हैं, लेकिन आखिर करे तो करे क्या खुशीदा बेगम। अपने माता पिता को फ़ोन करती है, सभी उसके मायके वाले आते हैं और जैसे उनको में अंतिम संस्कार किया जाता है वैसे अपना जो कि आसिफ की मिट्टी होती है उसका दफन करते हैं। अब वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है और जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, अब खुशीदा बेगम को अकेलापन खाने लगता है। एक तो अब उससे कोई बोलने बतलाने वाला नहीं होता, दूसरी बात है कि उसकी जो जिस्म की भूख होती है वो भी बढ़ने लगती है, लेकिन वो कहे तो कहे किससे, लेकिन कर भी क्या सकती थी। और इधर घर का खर्चा तो इस तरह चल रहा था कि जो कि उसका पति आसिफ था, अब उसकी पेंशन खुशीदा बेगम को मिलने लगती है। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और खुशीदा बेगम जो होती है अंदर से बहुत ज़्यादा अकेली होती है। अब वो घर के काम से बाहर जाने लगती आने लगती है, तो अब उसका ये काम रोज का हो जाता है, क्योंकि घर पे बच्चे छोटे होते तो खुद ही बाहर जाना आना पड़ता है। और एक समय उसकी नज़र लड़ती है, रिजाजुद्दीन नाम का व्यक्ति होता है, उससे उसकी नज़र मिल जाती है। अब जो रिजाजुद्दीन व्यक्ति था वो जब खुशीदा बेगम को देखता है तो खुशीदा बेगम की उम्र लगभग 30-32 साल के आसपास थी। देखने में वो भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है और वो व्यक्ति भी ठीक ठाक लगता है। इधर खुशीदा बेगम को अकेलापन भी सता रहा था। जो रिजाजुद्दीन होता है वो खुशीदा बेगम की तारीफ करता है, तो खुशीदा बेगम भी उसके प्यार में पड़ जाती है। प्रेम प्रसंग उन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है। खुशीदा बेगम जो होती है रिजाजुद्दीन के साथ में बाहर घूमने जाती है, उठती है, बैठती है, समय बिताती है। अब जब रिजाजुद्दीन से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है तो एक दिन खुशीदा बेगम उसे अपने घर पे बुलाती है और घर पे बुलाने के बाद में कमरे में ले जाती है और वो अपनी दिल की सारी हसरतें पूरी करती है जो कि उसका पति किया करता था, यानी कि वो संबंध उससे बना लेती है। अब जब एक बार संबंध स्थापित हो जाते हैं तो अब उन्हें जब भी समय मिला करता था तब वो संबंध बना लिया करते थे। कभी खुशीदा बेगम रिजाजुद्दीन के घर पे पहुंच जाया करती थी, कभी रिजाजुद्दीन खुशीदा बेगम के घर पे आ जाया करता था। अब समय बीतने लगता है, खुशीदा बेगम जो होती है रिजाजुद्दीन से बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो मन में सोचती है कि मैं काश इससे शादी कर लूं तो ये मेरी दिल की सारी हसरतें पूरी कर देता है। जो रिजाजुद्दीन होता है वो उतने दिनों में सारी उसकी डिटेल ले लेता है कि आखिरकार तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, तो वो बता देती है कि मेरे पति की पेंशन आती है, जो मेरा पति था उसकी, और उसी से खर्चा चलता है। जब रिजाजुद्दीन सुनता है कि अच्छी खासी इसकी पेंशन आती है तो वो लालच में आ जाता है। अब वो भी कह देता है खुशीदा बेगम से कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो खुशीदा बेगम होती है वो अपने मम्मी पापा यानी कि मायके में जो उसके अम्मी अब्बू होते हैं उससे संपर्क करती है और कहती है कि इस तरह का एक व्यक्ति है और हम लोग अच्छे से घुल मिल गए, क्या मैं उससे शादी कर लूं। जो कि खुशीदा बेगम के अम्मी अब्बू होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र क्या हुई, मात्र 30 साल हुई है। अब जो कि उसके अम्मी अब्बू जब कह देते हैं तो खुशीदा बेगम उसके साथ में निकाह कर लेती है और निकाह करने के बाद में वहीं आलमगंज में रहने लग जाती है। अब जो कि रिजाजुद्दीन होता है वो तो लालची व्यक्ति था, खुशीदा बेगम का शरीर तो यूज कर ही रहा था, हालांकि अब उसने उसे अपनी बेगम बना लिया था। साथ में उसकी नज़र उसके प्रॉपर्टी पे थी, उसका जो घर था उस पर थी, और जो पेंशन आती थी उसके पैसे भी वो ले लिया करता था। अब धीरे धीरे समय कटने लगता है और वक्त बीतने लगता है। एक समय वो आता है जब रिजाजुद्दीन खुशीदा बेगम से कहता है कि ये घर बेच दो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे। खुशीदा बेगम होती है वो उसकी बात समझ नहीं पाती है और वो अपना घर बेच देती है। और घर बेचने के बाद में फिर रिजाजुद्दीन पटना के फुलबारी शरीफ में जाकर के रहने लगता है, सभी को साथ में लेकर के।
अब दोस्तों समय धीरे धीरे बीतने लगता है। खुशीदा बेगम के 4 बच्चे तो पहले ही थे, यानी कि 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, बेटी बड़ी थी, और बाद में रिजाजुद्दीन से भी 2 बेटे होते हैं। अब समय बीतने लगता है और समय धीरे धीरे काफ़ी बीत जाता है। जो खुशीदा बेगम की बेटी थी वो लगभग अब 18 साल के आसपास की हो जाती है, और जो खुशीदा बेगम थी उसकी उम्र भी अब धीरे धीरे 40 साल के आसपास पहुंच जाती है, और जो वो रिजाजुद्दीन होता है वो भी लगभग 40-42 साल के आसपास पहुंच जाता है। अब जब उसकी बेटी लगभग 18 साल के आसपास की हो जाती है तो रिजाजुद्दीन जो होता है एक दिन देखता है कि उसकी बेटी कमरे में लेटी है, और वो अपनी बेटी के स्तनों पर नज़र डालता है तो उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। हालांकि वो उसकी ही बेटी होती है, सौतेली बेटी होती है, लेकिन जिसके अंदर जैसी भावना हो वही विचार आ जाते हैं। अब उसके अंदर भावनाएं बदल जाती हैं। अब वो अपनी बेटी पे ही गंदी नज़र डालने लगता है, क्योंकि उसका खुशीदा बेगम से तो अब मन भर चुका था। अब वो कमरे में जाता है और अपनी बेटी से बातचीत करने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे मन की करोगी तो तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब ला करके दूंगा। इस तरह उसे लालच देने लगता है और कहता है कि तुम्हें जो पैसे चाहिए होंगे वो भी मैं दूंगा। अब उसकी बेटी लगभग 18 साल के आसपास की थी। वो भी सोचती है कि 4 दीवारी के अंदर अगर मैं कुछ भी करूंगी तो किसी को क्या पता चलेगा। वो अपने सौतेले पिता से डिमांड करने लगती और उसका सौतेला पिता वो हर चीज लाके देता जो वो कहती। एक बार की बात थी कि खुशीदा बेगम अपने बच्चों के साथ में कहीं घूमने गई हुई थी। घर पर उसकी बेटी थी और वो रिजाजुद्दीन था। अब घर में अकेला मौका पा करके रिजाजुद्दीन अपनी बेटी के कमरे में जाता और जाने के बाद में कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसकी बेटी कहती तुम हर चीज मुझे ला करके देते हो और मुझे क्या चाहिए। अब रिजाजुद्दीन जो था उसके बाद में बेटी के पास बैठ करके उसके बदन पे हाथ फेरने लगता है। उसकी बेटी भी समझदार थी, वो समझ जाती है कि आखिरकार इसको क्या चाहिए। अब अब जो रिजाजुद्दीन होता है वो कहता है कि तुम मेरे मन की करो, मैं तुम्हें और भी जो चाहिए वो सब कुछ दूंगा, यानी कि उसे अच्छी तरीके से लालच देता है। और बेटी भी फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती। फिर धीरे धीरे वो अपनी बेटी के साथ ही उसके कपड़े उतार देता और उसके साथ में संबंध बना लेता है। जब संबंध बनाता है तो उसकी बेटी भी पहली बार संबंध बनाया होता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भी अपने सौतेले पिता की दीवानी हो जाती है। अब जब एक बार ये संबंध बनता है तो दोस्तों जब भी उन्हें मौका मिलता था वो कभी मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे और संबंध स्थापित कर लेते थे। अब जो रिजाजुद्दीन था और उसकी सौतेली बेटी थी 18 साल की जिसकी उम्र थी, उन दोनों के बीच में एक तरह से प्रेम प्रसंग वाला रिश्ता चलने लगता है और जब भी उन्हें समय मिलता वो संबंध बना लेते। अब इधर जो खुशीदा बेगम थी उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर घर में चल क्या रहा है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है और उसके बाद में जो रिजाजुद्दीन होता है वो उसकी पेंशन भी खुशीदा बेगम की ले लिया करता था, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जो वहां पर उसने मकान लिया था जो कि फुलवारी शरीफ में, वो भी खुशीदा बेगम के नाम पर ही था। और समय धीरे धीरे गुजरने लगता। एक दिन खुशीदा बेगम किसी काम से बाहर गई थी, इन्हें मौका मिल जाता है। अब रिजाजुद्दीन अपनी बेटी के साथ में संबंध बनाने लगता। खुशीदा बेगम जो होती है जहां पर जाती वहां पर काम होता नहीं तो जल्दी लौट आती है, और लौटने के बाद में अंदर आती है तो देखती है ना तो उसका पति दिखाई दे रहा है ना ही उसकी बेटी दिखाई दे रही है। उसके बाद में वो देखती तो एक कमरा बंद होता, अंदर से कुंडी लगी हुई होती है। अब वो छोटी सी एक खिड़की होती है, उसमें जब झांक करके देखती तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती कि उसकी ही अपनी बेटी और उसका ही शोहर दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाने में लगे हुए हैं। जैसे वो देखती है तो वो चिल्लाने लगती है, और उसके बाद में फिर उसका शोहर दरवाजा खोलता है तो वो अपने शोहर को भद्दी भद्दी गालियां देने लगती है और अपनी बेटी से भी उल्टा सीधा कहती है। उसकी जो बेटी होती कपड़े पहनती है और अपने दूसरे कमरे में चली जाती है। अब वो अपने शोहर को उल्टी सीधी बात कहती और फिर एक माँ होने के नाते अपनी बेटी के कमरे में जाती है, उसे भी चिल्लाती है, डांटती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने ही अब्बू के साथ में ऐसा कुछ कर रहे हो। तो वो जो होती है वो साफ शब्दों में कह देती है कि ये जो मेरे सौतेले अब्बू हैं इन्हें मैं चाहने लगी हूँ और मैं इनके साथ ही निकाह करूंगी। जब इतनी बात खुर्शीदा बेगम सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है।
कि मेरी ही कोख से बेटी ने जन्म लिया और मेरे ही शौहर को छीनने की बात कर रहे। वो बहुत ज़्यादा उसे समझाती है लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है। इधर वो अपने पति को भी समझाती लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं होता। वो भी कहने लगता है कि मैं अपनी सौतेली बेटी से ही निकाह करूंगा और तुमको तलाक दे दूंगा। अब खुर्शीदा बेगम होती है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो सारी बात फिर अपने अम्मी अब्बू को बता देती है। उसके बाद में उसके मायके वाले आते हैं, पंचायत बैठती है, वहाँ पर समझाया जाता है तो रिजाजुद्दीन जो होता है वो उसको समझ में आ जाती है और कुछ दिन के लिए अपनी बेटी से रिश्ता वो खत्म कर देता, नॉर्मल एक पिता की तरह रहने लगता। लेकिन कहते हैं जब भी वो अकेले होते हैं तो उन्हें वो बातें याद आ जाती जो एक कमरे में वो बिताया करते हैं और फिर से वो संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब खुशीदा बेगम को पता चल चुका था कि ये फिर से संबंध बना रहे, ये छोड़ेंगे नहीं, तो वो अपने शोहर को समझाती है तो उसका शोहर कहता है एक काम करो, ये जो भी घर तुम्हारे नाम है ये बेच करके सारा पैसा मुझे दे दो, तो मैं आखिरकार तुम्हारी बेटी को कभी भी ये सब काम नहीं करूंगा, ना ही उससे निकाह करूंगा। अब खुशीदा बेगम सोचती है कि काश अगर मैंने ऐसा कर दिया, क्या सही होगा या गलत होगा। तो वो अपने मायके में फ़ोन करके अम्मी अब्बू को बताती है कि मेरा शौहर ये कह रहा है कि मकान बेचकर सारा पैसा मुझे दे दो तो मैं ये सब छोड़ दूंगा। तो उसके अम्मी अब्बू समझाते हैं कि देखो ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अब इधर वक्त बीतता रहता है और वो काफ़ी प्रेशर देता मकान बेचने के लिए, लेकिन खुशीदा बेगम जब नहीं बेचती है तो एक दिन खुशीदा बेगम बाहर गई होती है और इधर रेजाजुद्दीन और उसकी जो बेटी होती है दोनों अपने अपने कपड़े पैक करते और घर से निकल जाते। निकलने के बाद में जब खुशीदा बेगम आती है तो वो पूछती है कि घर के मेरे शौहर कहाँ गए और मेरी बेटी कहाँ गई। आस पड़ोसी जब पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो शायद कहीं जाने की तैयारी से गए हैं, क्योंकि एक बैग में कपड़े पैक करके बस स्टैंड की तरफ गए हैं। उसका जो बेटा होता है वो भी लगभग अब जवान ही हो चुका होता है, 16 साल के आसपास हो चुका होता है। वो जब बस स्टैंड की तरफ जाता है देखने तो उसे कोई मिलता नहीं। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है, खुशीदा बेगम काफ़ी ढूंढने की कोशिश करती है अपने बेटी और अपने शोहर को, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। तो कुछ दिन बाद फ़ोन आता है रिजाजुद्दीन का और वो कहता है कि मैं इसी शहर में रह रहा हूँ और यानी कि मैंने अपनी सौतेली बेटी से निकाह कर लिया है। अब जब इतनी बात वो सुनती है तो रोने लगती है, लेकिन अब वो अपने शौहर से कहती है कि तुम यहीं पर आ जाओ, घर पर आ जाओ। तो वो कहता है कि मैं आ जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को अब छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसको पत्नी बना लिया है, उससे निकाह कर लिया है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, वो अपनी ही सौतेली बेटी को अब अपनी बेगम बनाकर रख रहा होता है और धीरे धीरे वक्त और बीतता। वो कुछ समय के बाद में अपनी पहली पत्नी यानी कि खुर्शीदा बेगम के पास में आता है और कहता है कि जो पेंशन के पैसे हैं वो मुझे दे दो। अब इधर खुर्शीदा बेगम जो होती है वो तो पहले से चिड़ी हुई होती है। अब वो मना कर देती है क्योंकि वो अपने अम्मी अब्बू से बात करती तो वो भी समझा देते हैं कि जो भी तुम्हारा पति है दूसरा वाला ये लालची है, ये तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हारी दौलत को चाहता है। इसलिए खुशीदा बेगम अब मना कर देती है। मना करने के बाद में फिर उसका शोहर जो होता है रिजाजुद्दीन वो धमकी देने लगता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी लड़की को भी मार दूंगा जो कि मेरी इस समय बेगम बनी बैठी है। अब वो खुशीदा बेगम डर जाती है और डरने के बाद में उससे बोलती है अगर तुम ऐसा करोगे, धमकी दोगे तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। तो फिर वो और धमकी देता है और वहां से चला जाता। अब खुशीदा बेगम जो होती है अपने बच्चों के साथ में पुलिस स्टेशन जाती है और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती है और कहती है कि मेरी ही सगी बेटी से मेरे शौहर ने शादी कर ली यानी निकाह कर लिया, जो कि उसी का सौतेला पिता है। और उसके बाद में अब मुझे आए दिन धमकी देता है और मुझे और मेरी बेटी की जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस वाले जो होते हैं ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि जहां रेजाजुद्दीन रहता है और वहां से उसे गिरफ्तार कर लेता है और कुछ महीनों की उसकी सजा हो जाती है। जब रिजाजुद्दीन जेल से छूटता है वो तारीख थी 5 नवंबर 2018। जब वो 2018 को जेल से छूटता है तो सीधा ही अपनी पहली पत्नी यानी कि खुर्शीदा बेगम के घर पर आता है और आने के बाद में वो उसको 2 गोली मारता और अपने बेटे को भी मार देता और मारने के बाद में फिर से वो दूसरी पत्नी यानी कि जो उसकी सौतेली बेटी थी उसके पास चला जाता है। इधर से जब लोगों को पता चलता है कि गोली आखिरकार कहाँ चली है तो वो ढूंढने का प्रयास करते देखते हैं
तो खुर्शीदा बेगम के घर पर ही गोली चली होती है। अब वहाँ के पड़ोसी सभी आते हैं, देखते हैं खुर्शीदा बेगम को भी गोली लगी है, उसके बेटे को भी गोली लगी है, दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। तो खुर्शीदा बेगम तो मौके पर ही खत्म हो गई, लेकिन उनका जो बेटा होता है वो अस्पताल में दम तोड़ देता, क्योंकि उस अस्पताल में इतने ज़्यादा उपचार उपलब्ध थे नहीं। इधर पुलिस वाले जब पूछते हैं तो पड़ोसी बता देते हैं कि इनका जो पति था दूसरा वाला, जिसका नाम रिजाजुद्दीन था, वो आए दिन इनसे पैसे मांगता था, लड़ाई वगैरह करता था और धमकी भी मारने देता था। अब पुलिस वाले जो होते हैं फिर से उसको तलाशना शुरू कर देते हैं, और इधर जो कि रिजाजुद्दीन होता जब अपने कमरे पे पहुंचता है, जो कि उसकी सौतेली बेटी थी, उसी को उसने बेगम बना रखा था, उसे बताता है कि मैं आज जेल से आया तो मैंने सबसे पहले जाकर के तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे भाई को ही मार दिया है। जब इतनी बात उसकी बेटी सुनती, यानी जो पत्नी बन चुकी थी, फिर वो उससे उल्टा सीधा बोलने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी, पुलिस को बता दूंगी। जब वो समझ जाता है रिजाजुद्दीन कि ये मुझे बता देगी, तो वो घर से भाग निकलता है, और उसकी जो पत्नी होती है, जो कि सौतेली बेटी, वो पुलिस वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि ये बस स्टैंड की तरफ जा रहा है। पुलिस वाले जो होते हैं बस स्टैंड पहले ही पहुंच जाते हैं और रिजाजुद्दीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में अब उस पर कई सारी धाराएं लगाकर उसको बंद कर देते हैं, और अब केस चलने लगता। अब केस उसकी बेगम ही लड़ रही थी, जो कि उसकी सौतेली बेटी थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता और वो केस लड़ती रहती, वो भी समझ जाती कि ये एक लालची व्यक्ति है, जब इसने मेरी माँ का ये हाल किया तो वो मुझे क्या छोड़ेगा, वो समझ जाती है। और दोस्तों केस लड़ती रहती है और धीरे धीरे समय बीतता रहता, और इसका फैसला आता है 2024 में। दोस्तों 2024 में जब इसका फैसला आता तो रिजाजुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा मिलती है और 4 लाख का जुर्माना मिलता है। जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे दरिंदे को खुले में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं कितनी की ज़िंदगी बर्बाद करेगा, इसलिए उसे आजीवन कारावास हो जाती है। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी। दोस्तों कहानी में मैन किरदार किसका था, जहां से ये क्राइम शुरू हुआ, क्योंकि खुर्शीदा बेगम ने खुद शादी यानी कि निकाह उससे किया था, और उसके बाद में फिर वो जब उसकी बेटी जवान हो गई तो जो कि रिजाजुद्दीन था उसकी नज़र उस पर पड़ गई, उसने उसे लालच दिया। तो दोस्तों ये क्राइम की वजह कौन रहा, खुद खुर्शीदा बेगम या उसकी बेटी या रिजाजुद्दीन? जो भी आप लोगों का कमेंट हो, प्लीज़ अपना कमेंट हमें ज़रूर लिख कर भेजें, अपनी राय दें। और दोस्तों जो भी आपका नाम हो, जहां से आप लोग देख रहे हो, तो प्लीज़ अपना नाम और जगह का नाम कमेंट करें, जिससे अगली वीडियो में आपका नाम लेते हुए मुझे भी खुशी हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, और जो भी भाई बहन मेरे इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।